सर्वप्रथम पूर्वजों को नमन। अभी जो एक आहुति हुई है, एक बलिदान दिया है, आदरणीय दादा वास्केली सर को चरणों में नमन। कि जितने शरणार्थी भी उनके साथ भी बहुत सारे काम कर रहे थे, वो लोग डर के भाग गए, पर हमारे दादा का आदिवासी खून था, वो बचा गया। ये अभी पटेल साहब भी कह रहे थे, गांव की काफी बात उन्होंने अपनी भाषा में कही। हमारी भाषा थोड़ी सी अलग पड़ती है तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। मैं यहाँ इस भीड़ को देखकर खुश तो हूँ, पर एक दुख है मुझे कि नवलापुर मतलब नए लड़के जितने युवा हैं, एक भी धोती पहने हुए नहीं देख रहे हैं। तो किस बात के आदिवासी और किस बात के तुम संस्कृति बचा रहे हैं, ये हमें बुरा लग रहा है। क्योंकि इस देश में जिसके तन पे धोती है और सर पे पगड़ी है वो आदिवासी है, बाकी विदेशी है। ये सत्य है। क्योंकि इस देश में जितने भी टोपी वाले हैं वो हमारे नहीं है, सब लोग काली टोपी वाले हैं। काली टोपी किस किस की हम बताते हैं। ये जो आप ये कुर्ते पहन रखे ना, ये सलवार बोलते हैं इसको। ये छोटे सलवारी जो आपका इस्लामिक कौम है उनका भी काली टोपी है। वो कौन है? अरबी है। जो थाई है, हिंदू कौम के जो लोग हैं उनकी भी काली ही टोपी है। वो कौन है? थाईलैंडी है। और आपका जो बनिया कौम है वो भी टोपी काली है, वो भी थाई है। और बचे जो चंपाई है उनकी भी टोपी काली है। तो ये एक ही रूट से आए। कौन से रूट से? सिल्क रूट होते हुए, चाइना होते हुए, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया घुसे और आपके ईस्ट इंडिया में इन्होंने घुसपैठ करी। ईस्ट इंडिया में घुसपैठ करी, अंग्रेज उधर से आए। इन्होंने थाईलैंड में जो थाई मसाज फेमस है वहाँ एक लड़की को डिक्शनरी बना करके इन्होंने रखा। वो टेम्परेरी वाइफ थी। इधर बॉम्बे के जो आपका जो टापू है वहाँ पे घुसे, इन्होंने एक बाजारवाद का निर्माण किया। बाजारवाद का निर्माण किया इसलिए किया कि गांव के लोगों को एक एक करके बेशर्म करते थे कि ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, डिक्शनरी की नाजायज औलाद है। इसलिए उन्होंने शहर की स्थापना करी। क्योंकि शहर में नाजायज औलाद रह सकती है, बेफिक्र रह सकती है, बिना इज्जत के रह सकती है, पर गाँव में अगर ऐसे शरणार्थी और नाजायज औलाद रहती है तो गांव वाले उसकी इज्जत धूमिल कर देते हैं। इसलिए इन्होंने शहर का जो निर्माण किया। हमारी जो लड़ाई है वो गांव वर्सेस शहर की है। हमारी लड़ाई जो है वो शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की है। क्योंकि ये गांव अगर खत्म हो गया तो आप आदिवासी नहीं रह सकते। क्योंकि गांव की एक परंपरा है, गांव का एक अपना एक कस्टम है, गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा है कि गांव में अगर कोई मर गया तो उसका तिहरा कैसे होता है, अगर बड़ा भाई मर गया तो भाभी का देवर उठाव होता है कि नहीं होता है। ये हमारी परंपरा है। पर इनकी किताबों में ये व्यवस्था नहीं है, इनकी संस्कृत में ये व्यवस्था नहीं है। ये अभी पटेल बोल रहे थे, अभी बुजुर्ग बोल रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है पुराणों की भाषा है, देवों की भाषा है। मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती है? क्या देव आपस में सेटिंग खेलते थे क्या मेरे बाप दादा को? ये लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा सर्वोपरि है। हिंदी भाषा सर्वोपरि, हिंदी अगर पुरानी है तो मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती? मेरा बाप दादा तो पुराना है। ये सारी टेक्नोलॉजी लेकर के इधर आए। ये जो शरणार्थी जो कौम है वो इनकी हिंदी में और इनकी संस्कृत में तुम्हारी परंपरा का एक शब्द है क्या? अगर तो इनकी संस्कृत में, इनकी हिंदी में अगर तुम्हारा एक शब्द भी है तो आप पता करके देखिए, तो हम मान जाएंगे कि आप आदिवासी हिंदी वाले हैं या संस्कृत वाले हैं या उर्दू वाले हैं। उनकी भाषा में आपका एक भी शब्द नहीं है। आपका शिव पुराण उठा के देख लीजिए, अजब गजब कहानी है। आपका रामायण उठा के देख लीजिए, आपका कुरान उठा के देख लीजिए, आपका बाइबल उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आदिवासी रीति रिवाज का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र नहीं है तो आदिवासियों पर ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? एक बहुत बड़ा श्लोक है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि अंग्रेज और ये थाई चंपाई छोटे सलवारी इंडिया आए तो इनके हाथ में किताबें थी और हमारे हाथ में जमीन। आज हमको अंधभक्त बना दिया, उनके हाथ में जमीन और हमारे हाथ में किताब है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण है, कलेक्टर बनना महत्वपूर्ण है, एसडीएम बनना महत्वपूर्ण है।
तो हम कहते हैं कि मेरे बाप दादा जो हड़ बनाते थे वो तुम अक्षर ज्ञानी कलेक्टर साहब बना के बता दो, मैं मान लो तुम ज्ञानी हो। ये नहीं बना सकते। ये तो है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज, फलाना ब्याज, ये करना, ये कानून, ये ठगने की नीति है या कुछ नहीं है। हमारे गांव में हम खेत में हल चला के जो खाते हैं ना, उसी को हम कमाई बोलते हैं। ये कागज पे काले पे धोले करना, धोले पे काले करना, ये हमारी कमाई नहीं है। आप अगर कलेक्टर भी बनोगे, आप अगर एसडीएम भी बनोगे, आपको खरीदना जमीन ही है, वो भी खरीदना जमीन ही है। अरे तुम्हारे पुरखा तुम्हारे से गाली गया, मैं क्यों बेचूं, मैं वो जमीन क्यों दूं। यहाँ बुरहानपुर में एक मैटर एक ऐसा आया जिसमें वीडियो देखा था, जब हम यहाँ आने वाले थे, इससे पहले हमें जेल में कर दिया गया कि काफी औरतों को घसीट के निकाला गया। क्या ये आपकी आजादी है? क्या ये आपकी आजादी है जिसकी हमारी औरतों के गिरफ्तार पे हाथ डालकर हमारे घर से बाहर निकाला जाता है? क्या ये आपकी आजादी है कि हमारे गिरफ्तार पे हाथ निकाल के हमारे घर से, हमारे जहाँ बाप दादा मरे हैं, जिस जमीन में हमारे पुरखा गड़े हैं, उस जमीन से आप हमें डिस्प्लेस कर रहे हो? इसको तुम वन विभाग कहते हो? अरे वन विभाग कहता है कि मेरी जमीन है, तो मैं कहता हूँ वन विभाग मेरा बाप लाके बता दे, मैं जमीन लेने को तैयार हूँ। ये जमीन मेरे बाप ने बसाई है, जंगल मेरे बाप ने बसाया है। तो अगर कलेक्टर भी कहता है कि बुरहानपुर में सरकारी जगह है, तो कलेक्टर साहब सामान केवा मांगा है, तुम कह दो कि ये जो आदिवासी बेटा, इन आदिवासियों का छोरा मैं हूँ, तो एक पटेल के घर से एक छोरे का हिस्सा मैं दिला दूं कलेक्टर साहब। हमारे समाज में अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो 5 हिस्से होते हैं। कलेक्टर के हमारे 500 है? क्या कलेक्टर हमारा लड़का है? क्या ये सरकारी जमीन का अगर बाप राज सिंह है, क्या कमलनाथ जी है, क्या मनमोहन सिंह है, क्या राहुल है, क्या मोदी है? कैसे सरकारी जमीन का बाप कौन? कहाँ है इसका बाप? अरे किसी के पास है जवाब? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का बाप कौन? अरे ये जो खाली पड़ी जमीन है ना, ये हमने ढांडे चलने के लिए रखी थी और हमारे नहाने धोने के लिए, तवा बनाने के लिए रखी थी। तुम आके कह रहे हो सरकारी जगह। कल ही हमारे झाबुआ के अंदर बहस हुआ है, एसडीएम साहब को कहा, 3 सवाल बोलते हैं हम लोग। संविधान को मानते हैं, वो बोलते मानते हैं। देश से प्रेम करते हैं, बोले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, बोले मानते हैं। तो उसने कहा कि 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का मालिक आदिवासी है, तो तुमको तो कुर्सी पर से खड़ा हो जाना चाहिए। तुम तो घोर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुमको तो जेल में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि संविधान को मानते हैं, तो 244(1) में ये कहता है कि इधर सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, इधर एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि आपकी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। तो तुम तो इधर ऑफिस बना के भी घोर अन्याय कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हम देश प्रेमी है। तो एक जजमेंट आया 5 जनवरी 2011 के पैरा 19 में कहा है कि आदिवासी का संरक्षण करना, आदिवासी की सेवा करना, आदिवासी की उनको जमीन से बेदखली नहीं करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आप हमें बेदखल कर रहे हैं, आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा देशद्रोह ये कौन कर रहे हैं मालूम है? ये शासन वाले, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तथाकथित एसपी साहब। क्योंकि सीआरपीसी हमारे इधर लागू नहीं है, तो तुम दंड कैसे दे रहे हो? क्योंकि ये रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। हमारे एरिया में सीआरपीसी लागू नहीं है, आईपीसी आपने लगा दी, तो दंड का प्रावधान कैसे कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई आए, कोई है जो पुलिस है या कोई कमिश्नर है जो हमें समझाने की कोशिश करे कि सीआरपीसी का एक्सटेंशन हम पे कैसे किया। आईपीसी का सेक्शन 5 ये कहता है कि स्थानीय विधि पे आईपीसी नहीं लगती है, तो कोई हमें समझा के लगा कैसे रहे हो? और एक जजमेंट में यह कहा है कि पल्लाकाशी विश्वनाथम आंध्र प्रदेश में कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को कोई भी दंड दे सकता है। इतनी बड़ी बड़ी जेलें, इतना बड़ा हमको जुडिशियल कस्टडी कैसे दे रहे हो? इस कानूनों को मानने वाले, इस कानूनों का जिक्र इनको पढ़ाई लिखाई करके अक्षर ज्ञानी आए नहीं है, ये अक्षर ज्ञान साइकोलॉजी है। इन लोगों को सबसे पहले जेल में होना चाहिए। किसको जेल में होना चाहिए? जो सीआरपीसी का फालतू का हमारे ऊपर धारा लगा रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए।
एसडीएम साहब तो जबरदस्ती मेरी बाप की जमीन, मेरी बाप की जमीन, मेरी बाप की जमीन, सबसे पहले उनको जेल में होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार की जमीन तुम्हारी, क्योंकि समता जजमेंट में यह भी कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की एक इंच जमीन नहीं है, तो आप अगर अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की एक इंच भी जमीन नहीं है तो आप सरकार की जमीन कैसे हो रहे हैं? फिर हमारे में यह कहा है कि आदिवासी की जमीन लेने के लिए कोई आदिवासी ही होना चाहिए। तो हाँ, कलेक्टर आदिवासी है, हाँ सरकार आदिवासी है, कैसे आपकी जमीन ले रही है? अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं लेता, तो कैसे ले रहा है? और अनुसूचित क्षेत्र में तो यह भी कहा गया है कि गैर आदिवासी ने गलती से जमीन ले लिया है 50 से पहले, अगर वो बेच के इधर से जाएगा ना तो वो आदिवासी को ही बेचने का प्रावधान है। तो इधर के ये रजिस्टर कार्यालय एसडीएम साहब के कैसे रजिस्ट्री कर रहे हैं, गैर आदिवासी से गैर आदिवासी को जमीन कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? इसका जवाब तो कोई हमें लिखित में दे। आज तक ये लोग लिखित में जवाब नहीं दे रहे। तो आपको जमीन, जल जंगल और जमीन के लिए जिसके पास जमीन है उसका वजूद है। जमीन है तो जंगल है, और जमीन है तो पानी है, और जल जंगल के बिना आदिवासी भी अधूरा है, और आदिवासी के बिना जल जंगल भी अधूरा है। ये चीज हमको समझना चाहिए। क्योंकि कलेक्टर साहब ने कलेक्टर बन के लाखों कमाए, एसपी साहब ने एसपी बन के लाखों कमाए, आपने भी नौकरी लग के लाखों कमाए। हम तो कहते हैं तुम लाखों खा के दिखा दो, ये लाखों तुम्हारे रुपये है, खा के दिखा दो, मान जाएंगे। खाना तो तुमको इस धरती से उगने वाला खाना ही खाना है। तो आप इस धरती से हमारे लोगों को क्यों उखाड़ रहे हैं? जन्म देने वाली अगर एक माँ है, उस माँ से अगर कोई बड़ी माँ है तो वो हमारी धरती माई है, और माई का समझौता हम माई के लाल नहीं करते हैं। तुम शरणार्थी करते होंगे तो करते होंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले ये जो शरणार्थी गैंग है, ये 10 साल पहले मुठ मुठ आटा मांगती थी। आपको मालूम है? मुठ मुठ आटा मांगना फेरी वाला कौन आता था? ये आज से 10 साल पहले ये मुठ मुठ आटा मांगकर खाने वाले आज हम पे हावी हो गए। इनको वापस से वो अभी मुठ मुठ भी नहीं देना, ये खत्म हो जाएंगे। आपको ऐसा काम करना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि इनको अक्षर ज्ञान में उलझाओ, इनको किताबों में उलझाओ और इनकी जमीनें छीनो। अच्छा ये बताओ, 1950 से पहले हमारे बाप दादा ने पुलिस वालों को सपाटा बोलते थे। क्या बोलते थे? सपाटा। वो क्या परिभाषा होती है? वो क्यों? कि हमारे बाप दादा को ये पता था कि ये जो आ रहा है ना, ये हमारे जमीन छीनने आ रहा है, और उसको हमारे खेत में भी हम ये घुस देते थे। तो बाप दादा समझदार था, आप छोरा समझदार हो। बाप दादा उनके खेत में एक पेड़ भी गैरों का नहीं पड़ने देते थे। भाई के खेत में अगर भाई हल डाल देता, तलवार लेके खड़े हो जाते, तो इन सरकार वालों को जमीन क्यों दे रहे हो? कि सरकार वाले हमारे भाई हैं क्या? तो हमें वैसे हमारे युवाओं को कट्टर सोच रखनी पड़ेगी, हमें युवाओं को कट्टर तैयार होना पड़ेगा, तो हमारी जमीन बचेगी। क्योंकि उन लोगों ने यूसीसी ला दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कह रहे हैं कि आदिवासी और गैर आदिवासी में कोई समानता नहीं रही। वो कह रहे हैं कि एनडब्ल्यूओ जैसी साजिश लाए हैं। अभी एनडब्ल्यूओ बहुत बड़ी साजिश है। आपको मावठा समझते हैं? आप मावठा, बारिश होती थी पहले दिवाली के आसपास 3 दिन, उसको मावठा बोलते हैं। इस बार तो पूरा उना मतलब गर्मी, पूरे गर्मी बारिश हुई। क्या मामला है? अभी बारिश चालू हुई तो बारिश बंद ही नहीं हो रही। क्या मामला है? मौसम चेंज हो गया। किसने करा? ये एनडब्ल्यूओ की साजिश है। वन वर्ल्ड वन मिलिट्री डिपॉपुलेशन। वो लोग जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में वो मंत्री के बच्चे मंत्री के बच्चे नहीं मारेगा, वो मारेगा तो आदिवासियों को मारेगा। कैसे मारेगा? महामारी लाएगा। महामारी मतलब समझते? अब कोरोना लाए, वो कोरोना सरकारी है। वैक्सीन लाए, वो भी सरकारी है। अभी 20-20 साल छोरों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो भी सरकारी है। इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आप रिपोर्ट का स्टडी करिए। एनडब्ल्यूओ की कॉन्स्पिरेसी साजिश बड़ी है, तब आपको समझ में आएगा कि पूरे टाइम बारिश क्यों हो रहा है। ये दिवाली के आसपास मावठा होता था, हमारे पुरखे देखते थे, और ये पूरा उन्हारा बारिश की क्या मामला है? वो इसलिए ये मामला है कि वो लोग जो किसान महाआंदोलन किसान हुआ था, उसमें जो एमएसपी की गारंटी मांगी गई है, उसमें ये बारिश करवा के किसानों को परेशान कर देंगे, फसल पकने नहीं देंगे और कहेंगे कंपनियों को जमीन दे दो। और आपके पिछले साल गेहूं पकने वाले थे और ओले गिरे, बर्फ गिरा, पूरी फसल बर्बाद। अभी खाली अगर 1 महीना और लगातार बारिश होगी तो आपकी फसल नहीं पकेगी, ये हम कह रहे हैं।
तो दिवाली के बाद से आपके घर में और आपके राज्य में भूखमरी चालू हो जाएगी। क्या आपके घर में 20-20 कुंटल धान वगैरह नहीं वगैरह? क्योंकि आपको तो उम्मीद है कि हम और पका लेंगे, पर उन्होंने मौसम परिवर्तित कर दिया है। कैसे पकाओगे? 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा करके आदिवासियों को मार डाल दिया जाएगा और आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 5 किलो अनाज उधर सोसाइटी में खड़ा हो गया, सोसाइटी में आपको खड़ा कर देगा और लाइन में खड़ा करके आपको मार दिया जाएगा। आप और हम क्या करेंगे? क्योंकि आपने धान नहीं उबरा है। अगर गेहूं भी आप 5 साल के लिए नहीं उबर सकते, गेहूं 3 साल के लिए भी नहीं उबर सकते, गेहूं आप 1 साल में नहीं रख सकते। बाबा डोगरा ने कोदरा क्या? कोदरा हमली, मतलब हमारे इधर हमली कोदरा बोलते हैं।